हेलो एवरीवन। एग्री पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे एग्रीकल्चर बायोलॉजी के बारे में, कृषि जीव विज्ञान के बारे में। तो अपन ने स्टार्ट किया था पांचवा चैप्टर, पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। तो अपन फर्स्ट पार्ट पढ़ा था कि इसमें कौन कौन से रोगजनक होते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में और इसके इतिहास के बारे में। अपन वहां से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगला रोगजनक है इसमें फाइटोप्लाज्मा। कौन इसमें? फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा की खोज डोई नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसको और क्या बोलते हैं? ये इसका अदर नेम है माइक्रोप्लाज्मा सदृश जीव, माइक्रोप्लाज्मा के जैसा जीव। माइक्रोप्लाज्मा खुद नहीं होते हैं, ऐसे माइक्रोप्लाज्मा जो पौधों में रोग फैलाते हैं उनको बोलते हैं फाइटोप्लाज्मा। फाइटो मीन्स पादप होता है, फाइटो मीन्स क्या होता है? पौधा होता है। इसमें कोशिका भित्ति अपसेंट होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है तो इसमें कोशिका झिल्ली होती है, वो त्रिस्तरीय होती है। इंपोर्टेंट इसका लक्षण है याद करना। फाइटोप्लाज्मा में कोशिका झिल्ली 3 स्तर की बनी होती है। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और उसमें 70S राइबोसोम उपस्थित रहता है। ये कैसा होता है? अविकल्पी परजीवी होता है। अविकल्पी परजीवी मतलब ऐसे जीव जो केवल जीवित जीवों पर ही सर्वाइव कर पाते हैं, जीवित जीवों पर ही रह पाते हैं, उनको बोलते हैं अविकल्पी परजीवी। इनके ऊपर अगर यदि हम टेट्रासाइक्लिन का स्प्रे करें तो क्या होता है? संवेदनशील होते हैं, उसका असर पड़ेगा। बट पेनिसिलिन का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। ये क्या होते हैं? पेनिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। फाइटोप्लाज्मा के कारण टोटल अपने पौधों में मुख्य रूप से 3 रोग होते हैं। बैंगन का छोटी पत्ती रोग, गन्ने का ग्रासीपरा रोग और तिल का फाइलोड रोग, वो भी फाइटोप्लाज्मा से होता है। वो भी इंपोर्टेंट है, आप साथ में इसको याद करना। अगले 2 रोग जनक है आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया ये एक विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं। विपरीत परिस्थिति जैसे कौन सी? लवणीय जल, क्षारीय जल हो गए, गर्म जलने हो गए, अम्लीय मृदा हो गई, अवायवीय कंडीशन हो गई, इन सब में रहते हैं। ऐसे जीवाणु को बोलते हैं आर्कीबैक्टीरिया। इसमें कोशिका भित्ति बनी होती है, वो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। किसकी? स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। इसके कारण ही ये विपरीत परिस्थितियों में रह पाते हैं, कोशिका भित्ति के कारण ही। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। किसका? आर्कीबैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। कौन सा होता है? मेथनोजन बैक्टीरिया। ये अवायवीय कंडीशन में रहता है, जैसे दलदल गाय या भैंस के आंतों में पाए जाते हैं, गाय और भैंस के आंतों में पाए जाते हैं। और दूसरी जगह जो धान के खेत होते हैं उसमें भी ये रहता है। धान के खेत में क्या पानी भरा होता है? पानी भरा होगा तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये ऑक्सीजन की अपसेंट में रहता है। इसके कारण मीथेन गैस बनाता है। ठीक है। अगला होता है साइनोबैक्टीरिया। इसको और क्या बोलते हैं? BGA, नीलहरित शैवाल। क्या बोलते हैं? नीलहरित शैवाल, इसको अन्य नाम बोला जाता है। इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण संश्लेषी करने की प्रक्रिया पाई जाती है। अगर प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो इसमें क्या होगा? वर्णक होगा। इसमें 2 वर्णक होते हैं, एक होता है फाइकोसाइनिन, एक होता है क्लोरोफिल ए। फाइकोसाइनिन और क्लोरोफिल ए। अगर एग्रीकल्चर में इंपोर्टेंस की बात करें अपन, तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में हेल्प करता है। इसके 2 उदाहरण है, एनाबिना और नोस्टोक। एनाबिना और नोस्टोक। अगला देखो, ये इंपोर्टेंट है अपना वायरस, मुख्य रोगजनक है। पहले अपन बात करेंगे इसकी इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में बात करेंगे। 4 वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे। पहला कौन सा है? एल्डोप मेयर, 1 नंबर पे। इसने एक तंबाकू प्लांट देखा था। उस प्लांट में क्या हो रहा था कि उसकी पत्तियों पर पीले और हरे रंग के धब्बे बन रहे थे। उसने देखा कि इसमें मोजेक रोग हो रहा है। एक लाइन में, सबसे पहले मोजेक नाम या फिर मोजेक रोग तंबाकू में एल्डोमेयर ने दिया था। दूसरा वैज्ञानिक इवोनवस्की। दूसरा कौन है? इवोनवस्की। इसने बताया कि इसके आकार जीवाणु से छोटा होता है। इसका किसका? वायरस का। वायरस का आकार जीवाणु से छोटा होता है। इसने एक फिल्टर पेपर लिया, उस फिल्टर पेपर में से जीवाणु अंदर नहीं जाता है, जीवाणु उसके आर पार नहीं जा पाता है। उसने फिर छाना तो उसमें से वायरस चला गया, तो सीधी बात है जीवाणु से वो छोटा ही होगा। तो इसमें फिल्टर बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर लिया और उसमें से अंदर से आर पार हो गया था। 3 नंबर पे आते बिंजेरिक। इसने बताया कि पादप में ये जो विषाणु होते हैं, सॉरी पादप में रोग होता है, वो किसी भी रोगजनक से नहीं होता है। किससे नहीं होता है? रोगजनक से नहीं होता है। वो एक संक्रामक जीवित तरल पदार्थ पदार्थ से होता है। ये बिंजरिंग ने बताया। इसी कारण इसको
विषाणु पादप विषाणु विज्ञान के जनक कहा जाता है। पादप विषाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? बिंजेरिक को। ठीक है, आपको याद करना है। अगला वैज्ञानिक आया था 4 नंबर, एक्सटर्नले। इसने बस क्या, टोबैको मोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस को क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया था, इसलिए इसको 1946 में नोबेल प्राइज मिला था। इसको 1946 में एक्सटर्नले को नोबेल प्राइज मिला था। इधर दी हुई है इसका स्ट्रक्चर, संरचना कैसी होती है। वायरस में दो चीज होती हैं, एक तो ऊपर होता है प्रोटीन का कवर, उसे बोलते हैं कैप्सिड। अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या फिर आरएनए, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक होता है, दोनों कभी साथ नहीं होंगी। डीएनए या आरएनए, दो चीज ही होती है और कुछ भी नहीं होता है। इसके देखो लक्षण के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी विशेषता होती है। पहली, अकोशिकीय होता है। जीवाणु को जीवित व अजीवित के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योजक कड़ी। तो सीधी बात है, ये कोशिका तो हो नहीं सकता। अकोशिकीय अति सूक्ष्म कण होता है, पार्टिकल होता है ये। परिपक्व विषाणु को क्या कहा जाता है? विरियन। परिपक्व वायरस को विरियन कहा जाता है। अगला आता है न्यूक्लियोप्रोटीन, कि इसमें न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होता है, आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है इसमें डीएनए आरएनए होगा, दोनों साथ में कभी नहीं होंगे, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने एग्रीकल्चर में जो वायरस रोग फैलाते हैं उनमें मैक्सिमम में आरएनए होता है। एक में होता है कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस में डीएनए ओनली, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस में डीएनए होता है, बाकी सब में आरएनए होता है। अगला आता है अविकल्पी परजीवी होता है ये, मतलब कि ये केवल जीवित जीवों पर ही निर्भर करता है, किसी लैब वगैरह में इसको नहीं बना सकते। जीवित जीवों पर ही परपोषी कोशिका का अंदर गुणन करता है, जीवित जीवों पर ही निर्भर रह पाता है। अगला, ये अति संवेदनशील होते हैं किसके? ताप और संक्रामक के। ताप और संक्रामक के बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, इसके कारण ये इसके मर जाते हैं। पादप विषाणु बता दिया आपको। आरएनए उसका मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होता है जो पादपों में रोग फैलाते हैं। केवल आपको एक याद करना है, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, बाकी सब में आरएनए होता है। ये एक एग्जाम्पल याद करना। कार्य विभाजन, कार्य विभाजन बोल रहे कि क्या काम होता है। जो देखो इसमें जो प्रोटीन का आवरण है, इसका काम क्या होता है? ये एक सुरक्षा प्रदान करने काम करती है, और इसका कुछ भी काम नहीं होता है, सुरक्षा प्रदान करने काम करता है। और ये आपको दिख रहा है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए, ये संक्रमणकारी होते हैं जो रोग फैलाते हैं। अगर ये नहीं होते, इस पादपों में या फिर मनुष्य में, जंतुओं में रोग नहीं होता, इसके कारण रोग होता है। अगला वायरस कंप्लीट हो गया, अगले छोटे छोटे दो है, विरोइड्स, वायरोइड्स और प्रियन। वायरस खोज किसने की थी? टीओ डाइनर ने। आलू के तर्कुकंद रोग में टीओ डाइनर ने वायरस की खोज की थी। इसमें नग्न वर्ताकार एकल सूत्र आरएनए पाया जाता है। वायरस और वायरस में एक ही अंतर होता है। वायरस में क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी थी? एक ऊपर प्रोटीन की कवर और अंदर आनुवंशिक पदार्थ, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये बाहर की परत है, ये एब्सेंट होती है, परत एब्सेंट होती है, केवल आनुवंशिक पदार्थ होता है। वो भी कौन सा? वो भी होता है अपने एस आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। प्रोटीन आवरण इसमें नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। ठीक है, पाया जाता है। लक्षित जीव ये किस में रोग फैलाता है? ये केवल पौधों में रोग फैलाता है, इसके कारण जंतुओं में कोई रोग नहीं होता है। इसके कारण जंतुओं में कोई रोग नहीं होता है। प्रमुख रोग, इसके दो रोग याद करना, आलू का तर्कुकंद रोग और नारियल कड़ंग कड़ंग रोग। आलू का तर्कुकंद रोग और नारियल का कड़ंग कड़ंग रोग इसके कारण होता है। फिर विरियन, ये अपने एग्रीकल्चर दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी पढ़ लेते हैं। इसकी खोज एस बी पुर्जिनर ने भेड़ व बकरी की स्क्रैपी डिजीज में खोज की थी। एस पी पुर्जिनर ने भेड़ व बकरी की स्क्रैपी रोग में इसकी खोज की थी। केवल संक्रामक प्रोटीन कण होता है, इसमें और कुछ भी नहीं होता है, बस प्रोटीन का एक कण होता है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रियन। ठीक है, फिर आता है ये, इसमें प्रोटीन आवरण होता है नहीं होता है? प्रोटीन आवरण, इसमें प्रोटीन एक ही होता है, आवरण का सवाल ही नहीं इसमें। अगला है जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग फैलाता है, पादपों में कोई रोग नहीं फैलाता है, आपको याद करना है। मनुष्य में कौन सा? कुर रोग होता है, पशुओं में स्क्रैपी और मेडकाम डिजीज नाम होती है। इसमें एक चीज याद करना, वायरस में पौधों में रोग फैलाने वाले रोगजनकों में सबसे छोटे आकार का वायरस होता है। पौधों में जितने रोगजनक रोग फैलाते हैं, जिसमें से वायरस सबसे छोटा आकार का होता है। आगे देखो, आता है जीवाणु भोजी, बैक्टीरिया फेज। नाम में लिख रहा है जीवाणु भोजी,
ये क्या करेगा? जीवाणुओं का भोजन करेगा। जीवाणुओं को खाता है ये, जीवाणुओं को भक्षण करने वाला। इसमें लिखा हुआ है विषाणु, ये खुद क्या है? वायरस, जो जीवाणुओं को कोशिका को संक्रमित करते हैं और नष्ट कर देता है, ये ऐसा होता है। इसकी खोज किसने की थी? टवार्थ एंड डी एरल ने की थी, जिसमें से डी एरल ने इसका नाम दिया था जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज। इसी के कारण ही जब गंगा नदी है, गंगा नदी में पानी साफ रहता है। इसी कारण ये क्या करता है, जैसे गंगा नदी में कोई जीवाणु उत्पन्न होता है उसको खा लेता है, और जिसके कारण वहां पे गंदगी वगैरह नहीं फैलती और पानी खराब नहीं होता है, लंबे टाइम तक रह पाता है। अगला देखो, अब अपने हो गए रोगजनक पूरे। आज क्या पढ़ा? फाइटोप्लाज्मा, वायरस, विरियन, वायरोड्स और पिरियन के बारे में पढ़ा था अपन ने। अगला टॉपिक आ रहा है इसके लक्षण, कि पौधों में कौन कौन से रोगों के लक्षण होते हैं, कौन कौन से रोग इसमें फैलते हैं। ये कॉमन है, अपने छठा, सातवां, आठवां चैप्टर इन्हीं लक्षणों के आधार पर है। पहला देखो, रोली या किट रोग। रोली या किट रोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रस्ट रोग। रस्ट, रस्ट का मतलब होता है जंग लगना। पत्तियों के ऊपर दिख रहा है आपको, ये जंग जैसा दिख रहा है। लक्षण, पौधे के वायवीय भागों पर उभरे हुए जंगदार स्पोर्ट बनते हैं। इसमें स्पोर्ट बनते हैं, धब्बे नहीं बनते हैं। धब्बे नहीं बनते हैं, फफोले बनते हैं। धब्बे क्या होते हैं? धब्बे तो ऐसे होंगे, बिल्कुल ऐसे। फफोले वो ऐसे उभरे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं स्पोर्ट या फफोले होते हैं। आपको दिख रहे हैं ये उभरे हुए। रोगजनक कौन सा होता है? यूरेडिनेल्स गण के कवक जैसे पक्षियां वगैरह इसमें होते हैं। उदाहरण याद करो, ठीक है, कोई बात नहीं, अपने आगे आ जाएगा। ये इंपोर्टेंट है याद करना। जेट में लगभग एक ईयर छोड़ के दूसरे ईयर हमेशा पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अगला आता है स्मट, कंड, कंडवा स्मट। कंड का अर्थ क्या होता है? कजली। कोयले जैसा ब्लैक रंग का पाउडर होता है, इसके ऊपर आ जाता है। देख रहे हैं आपको, कोयले जैसा काले रंग का। ये मुख्य रूप से पौधे की जो बाली होती है या ईयर होती है वहां पे फैलता है। रोगजनक, अस्टिलेजिनेल्स गण के कवक होते हैं, वो फैलाते हैं, अस्टिलागो। अगले लक्षण के बारे में पढ़ते हैं। अगला आता है डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू। आप इसको इंग्लिश में याद करना, हिंदी में याद मत करना। डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू दोनों पत्तियों से संबंधित है। एक में पत्तियों के ऊपर सफेद रंग की कवक की वृद्धि होगी, एक में पत्तियों के नीचे। तो आप इसको देखो नाम से, डाउन नहीं आ रहा है। डाउन मतलब पत्तियों के निचली सतह पर सफेद रंग की कवक की वृद्धि, मतलब यहाँ पे कवक वृद्धि कर लेगा और सफेद रंग का दिखाई देता है, उसको बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। अगर ये नीचे होगा, सीधी बात है, ऊपर होगा, पत्तियों के ऊपरी सतह पर सफेद रंग की कवक की वृद्धि, उसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। उदाहरण वगैरह आप इसमें याद कर लेना। अगले लक्षण आता है पत्ती दबा, लीप स्पॉट। पत्ती दबा, नाम से लग रहा है पत्तियों के ऊपर धब्बा बनना। देख रहे हैं आपको, पत्ती दबा, पत्ती के ऊपर धब्बा बनना, वो पत्ती दबा होता है। उत्तक भूरे या काले रंग के होकर मर जाते हैं, उसको बोलते हैं पत्ती दबा। उदाहरण मूंगफली का टिक्का रोग। अगला अंगमारी या झुलसा। अंगमारी या झुलसा, झुलसना, झुलसना मतलब जलना। पौधों की जली हुई आकृति कह देते हैं। ये देखो, ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ इससे पौधे की पत्ती को जला दिया है, उसी को बोलते हैं अंगों का शीघ्र मृत्यु होना। आलू व टमाटर का अगेती व पछेती अंगमारी रोग। अगला लक्षण लीप कर्ल। कर्ल मतलब होता है मुड़ना, बोलते हैं कुंचन। कुंचन मतलब होता है मुड़ना। इसमें पत्तियां देखो अंदर की साइड ऐसे मुड़ रही है, पत्तियों का सिकुड़ कर विरूपित। विरूपित मतलब होता है अपने आकार से अलग होना, उसको बोलते हैं पर्णकुंचन। टमाटर व कपास का पर्णकुंचन रोग। डाई बैक, उल्टा सूखा। डाई मतलब मरना, बैक मतलब उल्टा मरना, मतलब उल्टा सूखा। हमेशा प्लांट होता है वो सूखता है तो पहले नीचे वाली पत्तियां सूखती हैं, बट इस रोग में पौधा पहले ऊपर से सूखेगा, फिर धीरे धीरे नीचे से सूखना लगेगा। पौधा छोटी से शुरू होकर नीचे की तरफ सूखता है, उसको बोला जाता है मिर्च व नींबू में डाईबैक। अगला एक्शन आता है आर्द्र गलन। ये गलन कर देना, ये गल है, ठीक है। आर्द्र गलन या फिर डंपिंग ऑफ। नव इसमें होता है कि ये पौधे की सतह है, पौधे की सतह के ऊपर से जैसे, सॉरी ये मर्दा की सतह है, मर्दा की सतह यहाँ पे पौधा खड़ा है, तो ये जस्ट मर्दा की सतह के ऊपर से पौधा गलने लग जाएगा, इसका तना गलने लग जाएगा। इसी को बोलते हैं आंध्र गलन या डंपिंग ऑफ। ये मुख्य रूप से नर्सरी में होता है, नर्सरी में ज्यादा पानी भरा होता है, जिसके कारण ये लग जाता है, यहाँ पे ऐसे गलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नवजात छोटे कोमल पौधों का तना गलकर गिरना, टमाटर और मिर्च में रोग होता है। अगला मोजेक, पौधे के पत्तियों के ऊपर हरे या पीले रंग के धब्बों का बनना, उसको बोलते हैं मोजेक, अभी पढ़ा था अपन ने। फिर रोट, रोट मतलब तो सड़ना। जो कोशिकाएं होती हैं, जो उत्तक होते हैं, वो विघटित होकर बदरंग मतलब अलग कलर के हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं रोट या सड़ना। विल्ट या मलानी,
विल्ट, मुलानी उक्टा। इसमें पौधा पौधे की जाइलम होती है, जाइलम के अंदर मेलेनिन वर्णन ज़्यादा आ जाता है। मेलेनिन वर्णन ज़्यादा आने के कारण वहाँ से वो पानी का ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है, वाटर का ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है, जिसके कारण पौधा सूखने लग जाता है। उसी को बोलते हैं मुलानी या उक्टा विल्ट। अगला फाइलोडी, पौधे के पुष्पीय भागों का पत्ती जैसी संरचना में बदलना फाइलोडी कहलाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल तिल का फाइलोडी फाइटोप्लाज्मा से होता है। इसके किसी पत्तियों या फिर फल की सतह पर खुरदरा एवं पपड़ी सदृश रोगग्रस्त क्षेत्र स्केप कहलाता है। अगला देखो, नया टॉपिक है, इसके लक्षण पूरे हो गए थे। लक्षण के बाद में आता है अपने रोग का प्रबंधन कैसे करेंगे। यहाँ पे रोग आ गया है तो उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, रोग को नए क्षेत्र में आने से कैसे रोकेंगे, वो सारे पढ़ेंगे। वेडजल नाम का वैज्ञानिक था, उसने रोग प्रबंधन के 6 सिद्धांत बताए थे। कितने बताए थे? 6 सिद्धांत। आपको इसके नाम याद करने, नाम के साथ में क्या होता है ये तो उदाहरण याद करना है। पहला आता है परिवर्जन, एवोइडेंस। एवॉइड का मतलब क्या होता है कि आप उसी को उसके पास से मत आने दो, उसके संपर्क में मत आने दो, उसको बोलते अवॉइड करना या फिर उसको बोलते एविडेंस। जैसे संपर्क में आने से बचाना, बुवाई के समय, भौगोलिक क्षेत्र ऐसा अलग कर दिया। जैसे किसी एरिया में, जयपुर में किसी फसल में रोग होता है तो आप उसको जयपुर में सोविंग ना करके जोधपुर वाले इलाका में करोगे तो वहां पे ये रोग नहीं होगा। ठीक है, अगला आता है एक्सक्लूजन या फिर बहिष्करण। बहिष्करण मीन्स होता है कि आप किसी रोगजनक को नए इलाके में आने से रोकना, नई एरिया में आने से उसको रोक, तो उसको बोलते हैं बहिष्करण। जैसे प्लांट क्वारंटाइन एग्जांपल है, इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से पढ़ेंगे। उन्मूलन, उन्मूलन में होता है कि रोग वहां पे हो गए हैं, किसी खेत में रोग हो गए हैं, उस रोग को वहां से पूरी तरह से हटाना, उसको बोलते हैं उन्मूलन। किस कौन सी विधियों से हटाते हैं? भौतिक एवं रासायनिक। अगला आता है रक्षण या बचाव। रक्षण या बचाव क्या? प्रोटेक्शन, कि संक्रमण से पहले ही अपन को सावधानी रखनी चाहिए कि जिसके कारण उसमें रोग हुए नहीं। कौन से? बीजोपचार और छिड़काव के कारण ऐसा कर सकते हैं। अगला रेजिस्टेंस, कि उसमें ऐसे प्रतिरोधकता उत्पन्न करनी है कि वो रोग उस प्लांट तक आए नहीं। जैसे संकरण कर दिया, हाइब्रिड वैरायटी उत्पन्न करती, उत्परिवर्तन कर दिया, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। उपचार, सभी पौधों का इलाज करते हैं उसी को बोलते हैं रोगी पौधों का इलाज करते हैं उसको बोलते हैं उपचार। ये देखो, ये प्लांट क्वारंटाइन। पादप संगरोध, पादप संगरोध क्या होता है कि किसी एक क्षेत्र या फिर देश में किसी वस्तु को आवागमन आवागमन पर कानूनी प्रतिबंध होता है, उसके नियम लागू होते हैं, उसको बोलते हैं प्लांट क्वारंटाइन या फिर पादप संगरोध। किस कृषि वस्तुओं के आवागमन पर कानूनी प्रतिबंध पादप संगरोध कहलाता है। इसके लिए पादप संगरोध को लागू किया, उसके बाद में भारत सरकार ने एक रूल बनाया कि उसके अकॉर्डिंग सब काम होना चाहिए कि कौन सी वस्तु कहाँ से जाएगी, कौन सी वस्तु कहाँ से नहीं जाएगी। कौन सा है? डिप्पा, DIPE, डिप्पा, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, विनाशी कीट एवं नाशक कीट अधिनियम। कब बना? 1914 में। इंपोर्टेंट है ये, याद करना, 1914 में बना था ये। इसका उद्देश्य क्या होता है? जो विदेश से कीट एवं रोगों का प्रवेश पर आंतरिक फैलाव को रोकना होता है, आंतरिक फैलाव को रोकना होता है। फिर 3 एग्जाम्पल दिए हुए अपने ही देश के अंदर प्लांट क्वारंटाइन के, कि किसी एक फसल को उस इलाके से बाहर कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं। पहला इसमें देखो, गोल्डन निमेटोड होता है। आलू में कौन सा होता है? स्वर्णिम निमेटोड होता है, सूत्रकृमि होता है। ठीक है, इसको कहाँ? तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स के बाहर उसको नहीं ले जा सकते हैं, यहाँ गवर्नमेंट मना करती है क्योंकि ये निमेटोड दूसरी जगह नहीं फैल जाए। अगला एग्जाम्पल है केले का शीर्ष गुच्छा रोग, बंसी टॉप ऑफ बनाना। इसको असम, केरल, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल से प्रतिबंध है, इस इलाके से बाहर नहीं ले जा सकते हो आप। तीसरा एग्जाम्पल, वॉर डिजीज ऑफ पोटेटो, आलू का मस्सा रोग, दार्जिलिंग से बाहर नहीं लेके जा सकते हो। ये 3 एग्जाम्पल याद करना है। क्यों ना आएगा कि प्लांट क्वारंटाइन के ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जिसको अपने इलाके से बाहर नहीं ले जा सकते? 3 एग्जाम्पल याद करना। अगला देखो, अब आएगा रोगों का वर्गीकरण, कि रोग का वर्गीकरण करते हैं। टोटल 4 या 5 टाइप से करेंगे। पहला है रोग कारकों के आधार पर, कि रोग फैलाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उसके आधार पर। इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। जीवित बायोटिक, मिजोबायोटिक मध्य जैविक, और एबायोटिक अजैविक कारक होता है। सबसे पहले बायोटिक, रोग कारक इसमें मतलब कोशिका पाई जाती है।
या कोशिका पाई जाती हैं या एक जीव के जैसे होते हैं, जीव के रूप में बिहेव करते हैं, उनको बोला जाता है जीवित कारक या बायोटिक। पहला देखो, कवक, कवक से बहुत सारे रोग होते हैं, जीवाणु, नींबू कैंकर रोग, एलगी से चाय का लाल रोली रोग, ये याद करना, चाय का लाल रोली रोग, प्रोटोजोआ कॉफी का फ्लोएम उत्तक से, फ्लोएम नेक्रोसिस आपको याद करना, सूत्रकृमि से गांठ रोग, फाइटोप्लाज्मा से अभी पढ़ा था, बैंगन का छोटी पत्ती रोग, स्पायरोप्लाज्मा से मक्का का स्टेंट रोग, और परजीवी अमरबेल कसकुटा, याद गया। ये किसके यहाँ जीवित जीव से याद होते हैं, उसको बोलते हैं जैविक कारक या बायोटिक। दूसरा आता है मध्य जैविक। मध्य जैविक, मध्य जैविक मैंने आपको बताया था, जीवित व अजीवित के बीच की योजक कड़ी किसको बोलते हैं, वायरस को। तो याद करना, तंबाकू मोजेक वायरस और विरोड्स को इसने इसमें खोज की थी टियोडाइनर ने, तो ये उदाहरण अपने आप से याद हो जाएगा। अगला होता है अजैविक कारक, ये सबसे हम लास्ट में पढ़ेंगे, अजैविक कारक सबसे लास्ट स्लाइड में। अगला आता है रोगों का वर्गीकरण किसके आधार पर, क्षेत्रफल एवं घटना के आधार पर, कि कितने क्षेत्रफल पर रोग हो रहे हैं और उसमें क्या घटना घटती है। देखो, एक नंबर कदाचित या चिटपुट। कदाचित मतलब कभी कभार, चिटपुट कहीं कर पर, अनियमित मतलब उसका कोई आकार फिक्स नहीं होता कि इस एरिया में आएगी उस एरिया में नहीं आएगी, कहीं पर भी आ सकती हैं, बहुत थोड़े टाइम के लिए आती हैं, जैसे ककड़ी का कोण या पत्ती दबा रोग। एग्जाम्पल याद करना, आपकी बुक में एग्जाम्पल एक ही लिखा हुआ है। फिर आता है एंडेमिक, स्थानिक। स्थानिक मतलब एक स्थान पर, कहाँ पे, एक पर्टिकुलर एक स्थान पर आती हैं, हर जगह नहीं आती हैं, उसको बोलते एक विशेष स्थान पर आती हैं। जैसे अपने पढ़ा था प्लांट क्वारंटाइन में, दार्जिलिंग में आलू का मस्सा रोग, वह ओनली दार्जिलिंग में होगा, बाकी कहीं पर भी नहीं होगा, उसको बोलते हैं स्थानीय रोग। अगला आता है एपिडेमिक, महामारी। ऐसे रोग जो बहुत बड़े इलाके में विनाशकारी होते हैं, एकदम से उग्र रूप से फैलते हैं, उसको बोल जाता है एपिडेमिक, महामारी के रूप में फैलते हैं। गेहूं का रोली रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, चाय का झोंका रोग। आपको 3 एग्जाम्पल याद करने हैं। अगला पेंडेमिक, सर्वव्यापी। सर्व मतलब क्या होता है, सभी जगह, व्यापी मतलब फैला हुआ, किसी देश, किसी द्वीप या फिर महाद्वीप पर फैलने वाले रोग को बोलते हैं सर्वव्यापी या पेंडेमिक। एग्जाम्पल याद करना, आलू का पछेती अंगमारी रोग। अगला फसलों एवं ऋतु के आधार पर, पहला दिया है फसलों के आधार पर कि कौन कौन सी फसलें होती हैं, उसमें कौन कौन से रोग होते हैं। पहला है सीरियल क्रॉप या धान्य फसलें, इसमें सभी धान वाली फसलों में रोग होने वाले एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो इसमें ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने छठा, सातवां, आठवां चैप्टर इसमें ये लिखा खरीफ की फसलों के रोग, रबी की फसलों के रोग, फलों के रोग, तो अपने इसमें याद करने एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं, आगे वाले याद कर लेंगे तो अपने लिखने में हेल्प रहेगी। तिलहनी, तेल वाली फसलों में होने वाले रोग, सरसों का सफेद रोली रोग। दलहनी, पल्सेज में चने का उगटा, मूंग का पीला मोजेक रोग। वेजिटेबल्स में आलू का पछेती झुलजा रोग। फलों में नींबू का कैंकर, आम का पाउडरी मिल्ड्यू, मैंगो का पाउडरी मिल्ड्यू, और मेडिसिनल प्लांट में कौन सा, ग्वारपाठे का तना गलन रोग। फिर आता है अपना दूसरा आधार किसके, सीजन के आधार पर, ऋतु के आधार पर। मुख्य रूप से ऋतु 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, खरीफ, रबी, जायद। तो वर्षा ऋतु मतलब खरीफ में, तो अब छठा चैप्टर का ये नाम है खरीफ फसलों के मुख्य रोग, तो उसमें खरीफ वाले कोई भी एग्जाम्पल लिख देंगे, अपन चल जाएगा। रबी, रबी वाले कोई भी एग्जाम्पल लिख देंगे। जायद में चारकोल सड़न रोग या सूरज दाग, मतलब सूरज दाग ज्यादा तापमान के कारण उसमें धब्बे बन जाते हैं, उसको बोला जाता है। ये किस में आया था, एबायोटिक न्यूट्रिशन डिसऑर्डर, अपन पढ़ा था यहाँ पे, ये वाला अजैविक कारक, एबायोटिक। एबायोटिक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एबायोटिक मतलब होता है कि पौधों में रोग किसी भी जीवित कारक से नहीं होता है, अजीवित कारक से होता है, जैसे तापमान हो गया, गैस हो गई, पोषक तत्व कमी हो गई, अन्य बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ज्यादा नमी कारण हो सकता है, कम नमी कारण, तो बहुत सारे स्ट्रेस आ सकते हैं, उसको बोलते हैं डिसऑर्डर, या फिर उसमें बोलते हैं विकार। देखो इसमें पढ़ते हैं, 4-5 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, किस पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला एग्जाम्पल हर जगह आपको देखने को मिल जाता है, जिंक की कमी से धान में कौन सा रोग होता है, खेरा रोग। दूसरा, मैग्नीज की कमी से जई में ग्रे स्पाइक रोग। मोलिबेडनम, फूल गोभी मोल्ड विप्टेल, याद करना। कैल्शियम की कमी से टमाटर में पुष्पान गलन रोग होता है। 5वां चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में छठा चैप्टर से, खरीफ फसलों के मुख्य रोग।